राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा की सियासत में संगठन का बड़ा अहम रोल है। जिस दल का जितना मजबूत संगठन, प्रदेश में वही दल सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब प्रदेश में पार्टियों के संगठन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद पार्टी के विधायक ही उठा रहे हैं। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। ईश्वर सिंह ने पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दुष्यंत उनके बलबूते ही डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन अब जेजेपी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है। ईश्वर सिंह ने कहा कि जेजेपी का प्रदेश में कोई संगठन नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस बिना संगठन के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बिना संगठन तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए कई बड़ी चुनौती हैं। पार्टी नेताओं में आपसी गुटबाजी भी किसी चुनौती से कम नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या जेजेपी के संगठन में किसी तरह की ताकत नहीं है? कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव लड़ेगी? ये तमाम अहम सवाल हैं, क्योंकि सभी पार्टियां जो अपने संगठन को, अपने बेस को, अपने धरातल को मजबूत नहीं कर पाई, उन पर इस तरह के सवाल उठने लाजमी भी है। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तरफ से दावे कर रही हैं कि वो विधानसभा चुनाव के लिए पुरजोर तरीके से तैयार हैं, लेकिन बिना संगठन के कितने तैयार हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर है। तो क्या कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव लड़ेगी? और क्या जननायक जनता पार्टी के विधायक जो अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका अर्थ क्या है? ये हम थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे, अपने प्रवक्ताओं से सवाल जवाब करेंगे। पूछते पूछते थक गए, मैं जवाब देते देते थक गया हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि कल परसों शायद खड़गे साहब आ रहे हैं, इसकी मीटिंग हो जाएगी। खड़गे साहब जो हैं, ही इज़ देयर समवेयर इन द ट्रीटमेंट केरला आते हैं। आज लैंड कर रहे हैं, हो जाएगा। तो वो जो उनसे नाराज थे, वो इसका जो है ना पास जाके तो उनको लाडला बना लो, कुछ किसी का बता दो जो है ना कौन कौन है वो नाराज है उनके साथ। एक तो आदमी होता है ना कि मेरे से बागी होकर का उनके गढ़ लग गए, प्यार में चले गए। यहाँ संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जो प्रधान बनाए वो सारे के सारे ऐसे बना दी, वो आपको बच गए। मैं क्या करता उसके काम किसके करता मैं? काम मेरे पास लोगों के 5 साल में जिसने एमएलए ने वोट दी है उसका भी था, नहीं दिया उसका भी था। पार्टी का जो काम था सबसे ज्यादा किया मैंने। ये टीका वाले तो सारे जानते हैं, इनका बेचारों का खुद का कोई काम होता था, मैं करा दूं कर दूं, नहीं तो विधायक के लेवल पर तो शायद कोई सहयोग ना मिला। और एक नहीं थे, कई थे, फिर भी 4.5 साल कोई सा इस्तीफा दे के गया पार्टी से। आज भी नहीं दे रखा। बेरानी के लालच है 2 महीने की तनख्वाह रुक जाएगी, है नहीं है? आज भी लाइन में बैठे साथियों। इस बार ये भानुमति का कुनबा भी जोड़ने की शायद जरूरत ना पड़े। फिर मजबूत कड़े तो होंगे। जब इनके जिला अध्यक्ष भी नहीं बन लिए, मजबूत कहाँ तो होंगे? देखो भाई, कुल 100 का जोड़ यूँ है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। एक बार इन्होंने फर्जी घोषणाएं करके, फर्जी नारे लगा के लोगों को बहका लिया। हमारे जो दलित भाई थे उनका उल्लू बना लिया, और उल्लू ये बना दिया कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण में छेड़खानी करेंगे। इतने बदमाश लोग में जब तो कह रहे मैं कहाँ से रोए इन लोगों को। आरक्षण इन्होंने खत्म करना था, इसलिए आरक्षण का मुद्दा देकर हमारे सिर पर ठिकरा फोड़ने लगे। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, और अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु रावल। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप कमल सहारण जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता अभी कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज हम संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन की मजबूती पर उठ रहे सवालों की बात कर रहे हैं, और जिस पार्टी से ये सुगबुगाहट शुरू हुई है, हम उन्हीं के प्रवक्ता का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। दीप कमल जी, संगठन की मजबूती की तमाम बातें आपकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन आप ही के विधायक जब इस तरह के सवाल उठाते हैं तो बड़ा लाजमी है थोड़ा सोच विचार करना। तो देखिए, तो पहली बार मैं, क्योंकि राम कुमार गौतम जी को तो हम कहते थे कि हम दादा उनको कहते हैं, ईश्वर सिंह जी के साथ भी आपने दादा लिखा है, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 1977 में पहली बार विधायक बने थे, 77 में
भारतीय लोक दल से, जनता पार्टी से, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी से, और उसके बाद सीधा 2019 में लगभग 50 साल बाद उनको उनके परपोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी से ही विधानसभा में जाने का अवसर मिला। तो जो वो कह रहे हैं कि आज भी जेजेपी में संगठन नहीं है, ये बात चलिए इनकी टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने आपसे 15 दिन 20 दिन पहले पार्टी का पूरा जो संगठन है, जो कार्यकारिणी है, वो भंग कर रखी है और उसका नवनिर्माण किया जाना है इसी जुलाई के आखिरी तक या अगस्त के पहले हफ्ते में। तो उस हिसाब से तो मैं उसको मान लेता हूँ बात को। लेकिन ईश्वर सिंह जी जिस दिन आए थे सितंबर 2019 में जेजेपी में, तब उन्होंने 24 घंटे में ज्वाइन करने के बाद टिकट ले ली थी, और इतने सालों बाद 1977 के बाद उनको 2019 में जेजेपी ने विधानसभा में भेज दिया था। तब उन्होंने ना संगठन देखा, ना उनकी जीत के वक्त, चुनाव के वक्त उनको ये लगा कि यहाँ पर संगठन ही नहीं है, इनकी टिकट क्यों लेनी, या फिर टिकट लेने के बाद उन्होंने कभी कहा हो कि मेरे को समर्थन नहीं मिला, वोट नहीं दिए जेजेपी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, कभी नहीं कहा। 4 साल वो उसका हिस्सा रहे, सरकार का हिस्सा रहे। उनके बेटे रणधीर सिंह डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे। उनकी पुत्रवधू, मुझे नाम ध्यान नहीं, रेखा, उनकी पुत्रवधू रेखा जो है वो गुहला नगर पालिका की चेयरमैन बनी जेजेपी की उम्मीदवार होते हुए। एक परिवार के 3 लोग राजनीति में, और तीनों पद पर, ईश्वर सिंह जी विधायक, बेटे चेयरमैन, पुत्रवधू नगरपालिका की चेयर, ये सब कुछ जेजेपी से मिला। जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक परिवार में इतना तो किसी को भी नहीं मिला जितना ईश्वर सिंह जी को मिला। और इतने लंबे समय बाद, 1977 के बाद, ये 2014 में भी टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, नहीं मिले। इन्होंने अपनी पुत्रवधू को चुनाव लड़वाया, कोई 18,000 या कुछ इनके वोट भी आए थे। इंडिपेंडेंट इन्होंने कांग्रेस पार्टी में होते हुए अपनी पुत्रवधू को इंडिपेंडेंट। आपका कहना है दीप कमल जी की अपॉर्चुनिस्टिक होकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लब्बुल आप मैं तो ये भी नहीं कहना चाहता। मेरे तो पुराने मित्र है, जब राज्यसभा में होते थे तो मैं दिल्ली में मिलता था इनसे। इनको जेजेपी में लाने वालों में मैं था, और मेरे को तो दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर इस तरीके की बातें, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि राजनीति में इतने साल बीत जाने के बाद भी इंसान के पास एक ग्रेसफुल एग्जिट का भी एक तरीका होता है, और एक ये भी होता है कि कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ ना कहें, कम से कम ये तो कहें कि 4 साल में मैंने ये 4 लोग जेजेपी में ज्वाइन करवाए, जेजेपी से विधायक। लेकिन ये लगता नहीं कि आपकी पार्टी में इस तरह का ट्रेंड ही बन गया है? निशान सिंह जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता उनको नाराज फूफा बता देते हैं। बहुत दिनों से वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। तो ये सवाल जब आपकी पार्टी से लोग जाते हैं तो इस तरह के उठने बड़ा एक ट्रेंड बन गया है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी में। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आपके संगठन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर हालांकि पहले ही बहस का विषय बहुत लंबा चौड़ा रहा है, लेकिन अब जेजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। सोनल जी, आपको सभी मेरे साथियों को नमस्कार। ये कटु सत्य है, विगत 10 सालों से कांग्रेस का संगठन नहीं है, और अब विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है, तो संगठन है या नहीं है अब कांग्रेस के लिए बेमानी। हम बिना संगठन लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके, 5 सीटें भी हम जीत सके। आपकी बात 100% सही है कि विधिवत रूप से कांग्रेस का संगठन नहीं है, और सवाल यह है कि यदि कांग्रेस का संगठन अनौपचारिक रूप से नहीं होता, कांग्रेस के पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं होते, तो हम 46 सीटों पर विधानसभा की बढ़त कैसे लेते, हम 5 लोकसभा की सीटें कैसे जीतते। हरियाणा के कुल बूथों में 51% बूथों में जी, ठीक है, अपनी बात पूरा कीजिए वेद प्रकाश। 51% बूथों पर हमें विजय मिली है, और 49% बूथों पर भाजपा को भी विजय मिली है। जबकि भाजपा ये दावा करती है कि उसके पास तो पन्ना तक प्रमुख है, बूथ स्तर तक है, पता नहीं क्या क्या उनके दावे हैं। अगर उनके कथा कथित संगठन को देखो और हमारा बिना संगठन, जैसे हम पर आरोप लगाया जाता है, तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। पर हाँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूं
कि भाई 10 साल से हमारा विधिवत संगठन नहीं है। तो पर मतलब ये क्या कहना ये कांग्रेस के पास ये संगठन मानकर और चल लिया कार्यकर्ता जाए नहीं वेद है? प्रकाश विद्रोही जी की संगठन की जरूरत ही नहीं है? यू आर वेरी नहीं, ओवर है जरूरत, मैं कह ओवर रहा हूं है कॉन्फिडेंट जरूरत। टाइप फीलिंग आ रही है मुझे नहीं, आपकी बातों मैडम से। सोनल जी, लग रहा मैंने है ये कि कहा अब बिना की संगठन जरूरत के आप नहीं है। चला लेंगे यार। मैंने कहा संगठन की जरूरत है और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ 10 साल से संगठन नहीं है। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ बड़ी शालीनता के साथ, और संगठन न होने से कुछ नुकसान होता है, ठीक है। मैं ये बात भी स्वीकार कर रहा हूँ। पर उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, ये कहकर ये मान लेना कि भाई कांग्रेस प्रभावी रूप से मुकाबला नहीं कर सकती या नहीं कर रही है, ये गलत है। मैंने इतनी सी बात कही। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावत। जब आपकी डिबेट में आया था मैं, तो मैं ये सोच रहा था मुझे पक्ष अपना कैसे रखना है, क्योंकि ये जो संगठन और ना संगठन वाला विषय है, जो आपस में फूट का विषय है, ये विपक्षी साथियों का विषय है। लेकिन आपका पैकेज सुनकर और दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनकर मुझे लगता है मेरी बात हो जाएगी। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की बात से जवाब दे देता हूं। उन्होंने सवाल पूछा कि कैसे जीतते। नहीं, पर आज तो आपको खुशी खुशी आना चाहिए था ना फिर विधु जी। आज तो आप निशाने पर हैं ही नहीं आपके अकॉर्डिंग। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरे लिए इसमें स्टेक नहीं था कुछ भी। ये जेजेपी की, इनेलो की और कांग्रेस की फूट के विषय था, तो इसमें भाजपा का नहीं स्टेक था। लेकिन इनकी बातों का जवाब अगर दे दिया जाए तो मुझे लगता है मेरी बात पूरी हो जाएगी। वेद प्रकाश जी ने सवाल पूछा कैसे जीते। खटाखट झूठ बोलकर जीते। आप वो झूठ बोलकर जीते जिसमें आप खुद मानते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई जब आप ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अरे भैया संविधान की बीच में नहीं बोलेंगे। वेदप्रकाश जी बीच में नहीं बोलेंगे। वेदप्रकाश जी बौखला जाते हैं, आप बौखला जाते हैं। आज की बहस का विषय संगठन है। आज की बहस का विषय संगठन है। आगामी विधानसभा चुनाव में जो दोनों पार्टियों पर सवाल उठ रहे हैं संगठन की नाकामी के, उस पर बहस है। वेद प्रकाश जी प्लीज होल्ड। वेद प्रकाश जी प्लीज। ओके, आपके बीच में विधु जी नहीं बोले, सो प्लीज। अगर मैं अपनी बात को इस डेकोरम को थोड़ा मेंटेन कीजिए प्लीज। हाँ। अगर मैं अपनी बात को आपके विषय से ना जोड़ पाया तो मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुन लीजिए। आप इस विषय से सीधा जुड़ता हुआ विषय देखिए। खटाखट झूठ बोलकर आप जीते। आप जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वो आकर लोकतंत्र के बचाव वाले बनकर थे। आप जनता के बीच में भोंडे नारे लेकर गए। आपने जनता में जबरदस्ती का भ्रम पैदा किया और साथ साथ जो है आपने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें आप ओवर द टॉप वादे कर रहे थे, ऊटपटांग वादे कर रहे थे। 1 लाख रुपए दे देंगे। कौन छोड़कर गया था 1 लाख रुपए? 60 साल तक राज किया तब क्यों नहीं वादा किया 2005 में 1 लाख दे देंगे? 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद इतनी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो गई कि आप आते ही 1 लाख दे देंगे जुलाई से। ठीक, अब इसको बात को जोड़ना। रुकिए वेद प्रकाश जी, सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। ये किया क्यों गया? ये क्यों किया गया वही मैं आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्किंग स्टाइल है, एक कार्य पद्धति है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचार आधारित पार्टी है। मास बेस बन गई, पहले कैडर बेस रही पार्टी। यहाँ पर हम लोग एक विचार के साथ हैं और वो क्या है? ईदे नामम ईदे राष्ट्राय स्वाहा। हमारा विचार है भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। ये एक सॉलिड विचार है, उस विचार को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथी जो हैं उनके पास इस प्रकार का विचार नहीं है। और जब विचार होता है तो एक संगठन बनता है। बहुत सारे लोग एक तरह की सोच वाले निस्वार्थ भाव से आकर काम करने लगते हैं। जब विचार होता है तो कार्यकर्ता प्रति बनती है। यहाँ पर सोनिया के बाद राहुल गांधी, राहुल के बाद वाड्रा परिवार के बाद खानदान। इसी प्रकार से उधर चौटाला परिवार, उन्होंने बताया कि परदादा के साथ काम किया, दादा के साथ काम किया, पोते के साथ। परिवारों की फेहरिस्त क्या आपकी पार्टी में नहीं है विधु रावल जी? जिस परिवारवाद को लेकर आप पार्टी कर रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा आपकी तरफ से हमेशा रहता है। लेकिन एक डेटा, अगर एक आंकड़ा अगर आपकी पार्टी का उठाकर देखें तो आंकड़ा गलत ले रही है, मेरे को बताने दीजिए। नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं? क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष कोई भी रहेगा कांग्रेस पार्टी में, सबको पता है कि फर्स्ट फैमिली जो है वो रूलिंग है। मेरी पार्टी के अंदर परिवारों के, नेताओं के बच्चे तो नेता बन सकते हैं, लेकिन वो पार्टियों पर काबिज जो है एक परिवार नहीं रहेगा कभी। जेपी नड्डा जी के पिताजी जो है भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं थे। जेपी नड्डा जी से पहले अमित शाह जी के पिताजी जो है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, लीव इट। ये एक बड़ी बहस है, उसको बाद में करेंगे। आपने सवाल खड़ा किया। अभी मुझे जल्दी से जो है जेजेपी वाले भाई की भी दो बातों का जवाब देना, अगर अनुमति दे। तो आपने जब परिवारवाद पर मुझे आपने प्रश्न किया तो मुझे उसको उत्तर देने का अवसर। परिवारवाद क्या होता है? जहां पर परिवार जो है रूल करते हैं पार्टी।
नेता का बेटा होना जुर्म नहीं है, मेहनत करके वो काम करे। कोई अनुराग ठाकुर बने, 5-5 बार सांसद बने और उसके बाद भी जो है आज सांसद ही है, मंत्री भी नहीं। ठीक है विदु जी, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है मेरे पास, सिर्फ आधे घंटे की डिबेट, मेरे 4 प्रवक्ता। चलो मैं 30 सेकंड में तीन छोटे छोटे वाक्यों का जवाब दूंगा। मुझे आज अच्छा लगा कि जननायक जनता पार्टी के 3 नेताओं ने 3 बड़े ईमानदारी भरे वाक्य बोले। पहला बोला दुष्यंत चौटाला जी ने, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कोई विचार के आधारित वोट नहीं थी। जहां से जिसको टिकट नहीं मिला इन्होंने तुरंत लपक लिया, उसको टिकट दिया और वो जीत गया। ये जेजेपी की जीत नहीं थी, ये उन व्यक्तियों की जीत थी। दूसरा जो ईमानदारी वाला वक्तव्य दिया वो खुद ईश्वर सिंह जी ने दिया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो नहीं चाहते तो दुष्यंत डिप्टी सीएम नहीं बनते। डिप्टी सीएम इसलिए बने क्योंकि 10 विधायकों का चंक था, जो 10 विधायक नेसेसरली दुष्यंत के नाम से जीत के नहीं आए थे, दुष्यंत के वोट से जीत के नहीं आए थे अपने वोट। तीसरा वाक्य जो है वो दीप कमल जी ने दिया, बहुत जल्दी में है आप। एक उन्होंने ये बात कही, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम 24 घंटे बाद हमने टिकट दे दिया। ये भी मेरी उसी बात को मोहर लगाता है कि आप जब टिकट दे रहे थे, आप ये देख रहे थे किस पार्टी के व्यक्ति को नहीं टिकट मिला, डिसगारंटेड था, उसको टिकट दे दिया। तो ये कोई विचार आधारित मामला नहीं था, ये कोई परफॉर्मेंस आधारित मामला नहीं था, यह मामला था सीधा जो है लपक लेने वाला मामला, जिसका आरोप आप भी आज भी कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल आप पर आज भी लगाते हैं। या वेट करते हैं कि कहां से टिकट किसी का कट जाए और उसको आप टिकट दे दें, इसलिए कई बार आपको ठीक है विदु जी, ठीक है ओंकार सिंह जी, संगठन की बात हो रही है, पूरा जोर शोर से एक ही नाम उभर कर आ रहा है, आपकी पार्टी और संगठन कहाँ है? देखिए, संगठन का महत्व तो पहले मैं बता दूं, बिना संगठन के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई वेद प्रकाश जी कहते हैं बिना संगठन से हम 5 सीटें जीत गए और ये सोचते हैं संगठन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो गलत सोच है। जो 5 सीटें जीते हैं ना, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि जनता डरी हुई थी। जनता ने इलेक्शन खुद लड़ा, ये इलेक्शन कांग्रेस ने नहीं लड़ा, ये इलेक्शन जनता ने लड़ा और जनता ने जितवाया। जनता डरी हुई थी कहीं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए और प्रचंड बहुमत से जनता डरी हुई थी, तो थोड़ा डर आप क्यों नहीं कम कर पाए ओंकार सिंह जी? मैं उसी पे आता हूँ। वो प्रचंड बहुमत से नहीं बने तो आज जनता बची। जो है मेरे भाई विदु रावल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी बात पहले बता दूं, आपने कहना जवाब नहीं दिया। जनता ने देखा कि इंडियन नेशनल लोकदल को अगर वोट दें तो कहीं मोदी ना जीत जाए, ये एक डर था। उस डर की वजह से क्षेत्रीय दलों की अनदेखी हुई, वोट का सेंट्रलाइजेशन हो गया था, पोलराइजेशन हो गया था वोट का। मोदी वर्सेस जनता ये चुनाव हो गया था। और मेरे भाई विदु रावल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ बोल के वोट ले लिए। चलिए मान लेते हैं कांग्रेस जो मोदी को वोट मिला वो युगांडा की जनता 2014 में आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, सुन लीजिए विदु जी, प्लीज युगांडा से आकर लोग वोट दे गए। ठीक है, मतलब उनको बहुत जल्दी से पूरा कीजिए ओंकार सिंह जी, अपनी बात पूरा कीजिए। विदु जी प्लीज होल्ड, जुमले देकर वोट खरीदी, इन्होंने भी जुमले देकर 15 लाख देंगे। अरे भाई चुप हो जाओ, तुम्हारे को कोई है? ठीक है, सुन लीजिए विदु जी, प्लीज सुन लीजिए। मैं हैरान हूं कि ऐसे तर्क दिए जाते हैं और आप टोकती भी नहीं, मुझे हर वाक्य में टोकते हैं, आप इन्हें भी टोका की नहीं। विदु जी ये कोई बात नहीं है, सबको अपनी बात अपने तरीके से कहने का अधिकार है। ठीक है, अपनी बात अपने तरीके से कहने का अधिकार है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा। मैं किसी प्रवक्ता को कुछ नहीं कह सकती, उनकी अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है, ओंकार सिंह जी अपनी बात रखिए प्लीज। विदु जी प्लीज, बीच में बोलेंगे, मैं कैसे अपनी बात पूरी करूंगा? इनकी वॉइस डाउन कर दीजिए। आप देखिए 2014 में इन्होंने जुमला फेंका, 15 लाख रुपए देने की बात करी, वो नहीं बोल सकते ये। हमने और एक वोट 15 लाख के नाम नहीं ओंकार सिंह जी रटी रटाई बातें, ये जुमलाबाजी, प्लीज इससे बाहर आइए ना, आप विषय पर बात कीजिए ना, संगठन की बात हो रही है। मैं आपकी पार्टी के संगठन पर बात कर रही हूँ ओंकार सिंह जी। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा बताइए? विदु जी, कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लाइनें लगी है 1 लाख रुपए लेने की, हमारे से कोई 15 लाख। अरे आप अब पैसे बांटने लग गए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से ओंकार सिंह जी, जल्दी। आपने आपके दिमाग में अगर इनको नहीं चुप कराएंगे तो इन्हीं को बुलवा लीजिए। वो हमारे विदु जी, ये कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और भी लोग हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है, वक्त निकल जाएगा, समय नहीं है मेरे पास। विदु जी बनेंगे, हमारे एम्स बनेंगे, हमारे समर्थकों को पता था, हमारे विपक्षों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको पूरा समय दिया है विदु जी, अब ओंकार सिंह जी को बोलने दीजिए प्लीज। मुझे आपका
काम करना पड़ रहा है जी। आप मेरे ठीक है, शक में ठीक मुझे है, आप टोक रहे कल हैं कि से आप मेरा इन्हें काम कर लीजिए, लेकिन आज इनको बोलने दीजिए प्लीज। आप इन्हें टोकें तो मैं चुप हो जाऊं। ठीक मैं है, ठीक है, आराम से ओंकार relax सिंह जी, कर जाऊं। ओंकार सिंह जी, आप ये गलत बोले तो आप टोक दीजिए, मेरा काम आराम से। ठीक है विदु जी, ओके। देखिए, संगठन की बात हो रही है, बिना संगठन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज अगर संगठन की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन सबको मालूम है। हमारे संगठन में कोई कमी अगर थी 2019 नहीं, सबको में क्या कुछ मालूम है स्वार्थी किस्म के लोग ओंकार चले सिंह गए। जी, एक विधायक के साथ संगठन कितना मजबूत है, क्या मालूम है? थोड़ा और इलेबोरेट कीजिए प्लीज। यस, जो 10 विधायक जेजेपी के आए थे, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी, क्या वो विधायक घर से लेके आए थे? वो इनालो का ही तो वोटर था, जो इनालो से स्प्लिट करके उधर गया। वो इनालो का ही वोटर था जो इनालो को स्प्लिट करके कांग्रेस और बीजेपी में गया। वो इनालो की विचारधारा ही थी इनके पास। और ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का टोला था जो आए, टिकट ली, और इनालो का वर्कर था जो इनालो के वर्कर ने इनको जिताया। आप एक सीट हमारी तो गिन रही हैं, जरा आप ये भी बता दीजिए 10 सीट जो दुष्यंत चौटाला लेके आए वो कैसे लेके आए? वो एकदम से पार्टी बनी, एकदम से कार्यकर्ता बने, एकदम से विधायक बन गए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिचुएशन तो उलट भी हो सकती थी ओंकार सिंह जी, ये तो सेम आपकी पार्टी के साथ भी हो सकता था। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनेलो से छिटककर जेजेपी में गए हैं, तो जेजेपी से छिटककर इनेलो में क्यों नहीं आए ओंकार सिंह जी? जेजेपी नई पार्टी बनी थी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? इनेलो पुरानी पार्टी की अपनी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं। इनेलो को स्प्लिट करके, इनेलो से स्प्लिट होके तो जेजेपी बनी थी। जेजेपी का अपना वर्कर कहाँ था ये बता दीजिए। कब आई जेजेपी होंद में? जेजेपी 2018 में ही तो आई अस्तित्व में। तो जेजेपी का अस्तित्व जो इनेलो के वर्कर पर ही डिपेंड करता था, जो अब वर्कर हमारे पास आ गया ना, वो जेजेपी का आ गया ना। अब आपके पास वर्कर आ गया हमारे पास इनेलो का वर्कर आ गया वापसी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मिला तो है अभी, ठीक है, लोकसभा में 100% कौन सी एक सीट रहेगी? दीप कमल 100% वोट मिला तो है अभी। कोई बात नहीं, आपका भी 100% रह जाएगा। ज्यादा हंसिए ना, शक्ल देखिए तो अपनी, लाल की आपकी हंसिए ना। हंसने का समय, अब तुम्हारा रोने का समय आ गया। चिंता नहीं, राजनीति में देखिए सब ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, किस पार्टी की क्या सिचुएशन होती है, ये हंसने की कोई बात है भी नहीं। ठीक है दीप कमल जी, बहुत जल्दी से। जहां तक बात संगठन की या ईश्वर सिंह जी की स्टेटमेंट की है, पार्टी छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के गुण तो नहीं गाता है। ये तो कभी नहीं कहता है कि हाँ मेरे साथ अच्छा किया, मेरा अच्छा वक्त बीता और फिर भी मैं जा रहा हूँ। उसको कोई ना कोई बात तो जस्टिफाई करनी ही होती है। तो वो पहले भी कहते रहे हैं, 2-4 बार पहले भी कही है उन्होंने। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि उनको मैं देख रहा था 42 साल बाद विधानसभा में जाने का मौका मिला और इसी पार्टी से मिला, इसी के चुनाव निशान पर मिला। उनके बेटे चेयरमैन बने, उनकी पुत्रवधू नगरपालिका की चेयरमैन बनी और बाकी सारी चीज़ें भी रही। वो कहते हैं, बीच में कह रहे थे कि सड़कों का काम नहीं हो पाया। एक सड़क की मुख्य रूप से वो मांग उठाते थे, कैथल से चीका की 7 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बहुत अच्छी कंडीशन में आज के दिन है, कोई भी जाकर देख सकता है उसको। और 4 लेन सड़क कैथल से चीका होते हुए पटियाला के लिए मंजूर हो चुकी है। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी क्लियरेंसेस होने, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। 4 लेन सड़क बनने में, मंजूरी में वक्त लगता है उन चीज़ों के लिए। लेकिन उसका इंतजार किए बिना भी 7 करोड़ रुपए लगाकर इनकी सड़क ठीक की गई है। मेरी चिंता यह है कि जब राजनीति में देखिए, अब हमारी पार्टी के तो वोट भी ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि इनेलो के ही वोट थे, इनेलो के ही वर्कर थे, और विदु रावल जी कह रहे हैं कि कैंडिडेट भी सारे बाहर के थे। तो फिर ये बाहर के लोगों ने ही और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं भानुमति का कुनबा था, तो ये समझ से बाहर हो रहा है ना अब सिचुएशन। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतनी चीजें बाहर की थी तो उनको फिर ये एक जगह यहाँ पर क्यों जेजेपी के लोगों को, 10 लोगों को इतने अच्छे वोट क्यों देने की जरूरत पड़ गई? ठीक है, उन सब सीटों, ठीक है, समय कम है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत छोटी सी, दीप कमल जी बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको रोक रही हूं, समय नहीं है मेरे पास। वेद प्रकाश जी, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए सोनल जी, हमारा संगठन है या नहीं है, मैं अपने विपक्ष के भाइयों से ये कहना चाहता हूं, हमारी चिंता ना करें। हम बगैर संगठन, आपके अनुसार, हमारे अनुसार तो हमारे पास संगठन के अनौपचारिक संगठन की भरमार है। हम बिना संगठन भी भाजपा को अकेले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से हराएंगे। ठीक है, विदु रावल जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, समय नहीं है। ठीक है, ये जब संगठन नहीं होगा तो क्या करेंगे? भोंडा जातिवाद करेंगे, जैसा करते हैं, झूठ बोलेंगे। इसके अलावा क्या बोलेंगे? अब संगठन का मुद्दा गौण हो गया तो अब ये मुद्दे आ गए। ठीक है मैडम, मेरी समझ में नहीं आई, हमारे संगठन में कोई स्थायी विचार ना होना भी एक बात।
लेकिन कम से कम दुष्यंत ठीक है वेद प्रकाश जी, देखिए समय कम है, सबको बराबर समय देना है मुझे। विजन भी तो नहीं दे रहे ना, कोई देश के लिए, कोई प्रदेश के लिए कोई विजन भी तो नहीं दे रहे ना। ये कह रहे हैं केवल और केवल हम झूठ बोलेंगे और खटाखट झूठ बोलेंगे और बिना संगठन के फिर से जो है जनता को दोबारा लेप लेंगे, हम दोबारा से। लेकिन आपने जो विजन दिया उसमें 50-50 कैसे हो गया विदु जी? फिर बार बार अवसर नहीं देगी। ठीक है, संगठन है, लेकिन जब शेर ने भी ऊंची छलांग लगानी होती है तो एक कदम पीछे होता है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, गुजरात 2017 में गुजरात में हम 99 पे रह गए थे और इसको मोरल विक्ट्री बता रहे थे। सरकार हमारी बनी थी आज की तरह, उसको मोरल विक्ट्री। अगला चुनाव होते होते हमने इतिहास रच दिया, 156 सीटें लेकर आए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओंकार सिंह जी, यही हरियाणा में होने वाला है। ठीक है ओंकार सिंह जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, मैं बिल्कुल ओवर टाइम जा रही हूँ। देखिए, हमारा संगठन हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया है, और जहां तक विदु रावल कह रहे हैं ना, शेर को ऊंची छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। शेर नहीं, जनता ने गीदड़ बना दिया अब इनको। अब ये गिदड़ ही हैं और गिदड़ ही रहेंगे। क्या बनाया भाई? 1% वोट वालों को क्या बनाया? मुझे समझ नहीं चलिए ठीक है, शेर गिदड़ की कहानी अब हम आगे सुनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विदु जी बहुत शुक्रिया, दीपकमल जी बहुत शुक्रिया आपका, ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगठन की मजबूती को लेकर और संगठन की कमजोरी को लेकर अब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक नई बहस छिड़ गई है। अब जनता किसके संगठन पर भरोसा करेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे यहाँ से।